हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें पहुंचा रहा है। हमारी कोशिश होती है कि हालात को सही तरीके से समझने के लिए वाक़े के नज़दीक तरीन सोर्स से मिलने वाली इंफॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए और वेस्टर्न मीडिया के एजेंडे के जाल से बचाते हुए आपको हकीकी हालात से आगाह रखा जाए। जर्नलिज्म यानी सहाफ़त का ये बुनियादी उसूल है कि जिस मुल्क या शहर के हालात के बारे में रिपोर्ट दी जाए, अगर वहाँ के लोगों के नफ्सियात यानी साइकोलॉजी तक पहुँचने में कामयाबी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर हालात को समझा जा सकता है। हाल ही में इजराइल ने 20 साल की मुद्दत में वेस्ट बैंक के जेनिन फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप पर फौजी कार्रवाई की है, जहां 48 घंटे में 12 फ़िलिस्तीनी मारे गए हैं और एक इजरायली फ़ौजी के मारे जाने की खबर दी गई है। आज हम जेनिन में मौजूद लोगों, ख़ासतौर से नौजवानों की ज़हनी कैफियत को समझाने की कोशिश करेंगे। 1948 में फ़िलिस्तीनी ज़मीन पर इजराइल के क़याम के बाद अब तक के हालात से गुज़रने वाले लोगों की ज़हनी कैफियत को समझकर ही हम वहाँ के हालात की नब्ज़ पर हाथ रख सकते हैं। इससे हमें फ़िलिस्तीन के मुस्तक़बिल को समझने में भी मदद मिलेगी। एपिसोड काफ़ी अहम है, आखिर तक ज़रूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। वेस्ट बैंक के जेनिन रेफ्यूजी कैंप के हालात को समझने के लिए एक इटालियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्जीनिया पिएट्रोमार्शी ने इजराइल के हालिया फौजी ऑपरेशन के बाद जेनिन कैंप का दौरा किया है और वहां रहने वाले लोगों और ख़ास तौर से नौजवानों से मुलाकातें की हैं और ये समझने की कोशिश की है कि वहां की नौजवान नस्ल का ज़िंदगी का क्या मकसद है। ये रिपोर्ट अल जज़ीरा की अंग्रेज़ी वेबसाइट के ज़रिए हम तक पहुंची है। इस रिपोर्ट की हेडिंग है, जेनिन में कुछ फ़िलिस्तीनी नौजवान शहादत का ख्वाब क्यों देखते हैं। उन्होंने बताया है कि इजरायली फ़ौजी छापों और आबादकार यहूदियों के हमलों और उनके घरों में घुसपैठ के दरमियान कई फ़िलिस्तीनी नौजवान लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। जब नौजवानों से पूछा जाता है कि बड़े होकर वे क्या बनना चाहते हैं तो वे बिना झिझक के एक साथ कहते हैं कि वो शहीद होना चाहते हैं। इजरायलियों के ज़रिए मारे गए फ़िलिस्तीनियों को वहाँ शहीद कहा जाता है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि अगर वे इजरायली कब्ज़े में नहीं रह रहे होते तो क्या बनना पसंद करते, जेनिन रेफ्यूजी कैंप के एक अपार्टमेंट के छोटे से कमरे में जहां 14 से 18 साल की उम्र के 7 दोस्त इकट्ठा थे, उनके दरमियान एक शर्मीली चुप्पी छा गई। उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इसके बजाय वे ये बताना शुरू करते हैं कि कैसे उन्होंने पिछले हफ्ते एक बड़े इजरायली हमले का जवाब देने में फ़िलिस्तीनी लड़ाकों की मदद की थी, जिसमें बख्तरबंद गाड़ियों और ड्रोन और मिसाइलों की मदद हासिल किए हुए तकरीबन 1000 इजरायली फ़ौजियों ने कैंप पर हमला किया था। कुछ नौजवान कहते हैं कि उन्होंने इजरायली ठिकानों की जासूसी की थी और पैगाम भेजे थे। कुछ ने हथगोले बनाए। वे सभी कहते हैं कि उन्होंने अपना रोल अदा किया है। 17 साल के अराफ ने कहा कि हमें कोई फिक्र नहीं है, हम इसके आदी हैं। इटालियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्जीनिया पिएट्रोमार्शी का कहना है कि उनके ये बयान जेनिन के बहुत से नौजवानों के दरमियान इस यकीन को जाहिर करते हैं कि इजरायली कब्ज़े के ख़िलाफ़ लड़ना उनकी ज़िंदगी का असल मकसद है। मुस्तक़बिल के लिए तरक्की के इम्कान की कमी का सामना करते हुए यहाँ के नौजवानों की नज़र में रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध और मुकावमत ही उस हकीकत का सामना करने का तन्हा तरीक़ा है जिसमें इजरायली फ़ौजी उनके घरों में तोड़फोड़ करते हैं, उनके माँ बाप को गिरफ्तार करते हैं और यहाँ तक कि उनके दोस्तों या रिश्तेदारों को भी मार डालते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के मेंटल हेल्थ डिपार्टमेंट के डायरेक्टर समाह जबर का कहना है कि इसका मतलब है कि मौत अक्सर एक बिल्कुल हकीकी सीन बन चुकी है। नौजवान अपने आसपास के लोगों का अंजाम देखते हैं। वे जानते हैं कि ये मुमकिन है कि उनका फ़ौज के साथ टकराव होगा और वे मारे जाएंगे। ये हमारे आसपास की हकीकत का हिस्सा है। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरता जब किसी नए मरने वाले की खबर
नहीं सुनाई देती हो। आपको बता दूं कि जेनिन में फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजी कैंप आधे स्क्वायर किलोमीटर से भी कम इलाके में है, जिसमें 14,000 लोग रहते हैं। यूनाइटेड नेशंस के आंकड़ों से पता चलता है कि कब्जे वाले वेस्ट बैंक के सभी रेफ्यूजी कैंपों के मुकाबले में इस रेफ्यूजी कैंप में बेरोजगारी और गरीबी सबसे ज़्यादा है। इटालियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्जीनिया पिएट्रो मार्शी ने जेनिन रेफ्यूजी कैंप में कई लोगों से बात करके अपनी रिपोर्ट तैयार की है। 32 साल के साबिक जिम ट्रेनर अबू अल एज, जिन्होंने अपनी सिक्योरिटी की वजह से पूरा नाम नहीं बताया, ने कहा कि उनकी बचपन की यादें उनके दोस्तों के कैंप पर हमला करने वाले इजरायली फौजियों का सामना करने से भरी पड़ी हैं। इजराइल की फौज से लड़ते हुए वो आज यहाँ तक पहुँचे हैं। वो याद करते हुए बताते हैं कि हम छोटे बच्चे थे, जब हम एक फौजी टैंक देखते थे तो हम उस पर कूद पड़ते थे, किसी तरह उसे बर्बाद करने की कोशिश करते थे या उस पर पेंट या तेल के डिब्बे फेंक देते थे। लेकिन 10 साल पहले इजरायली फौजी के जरिए अपने करीबी दोस्त के कत्ल की वजह से अबू अल एज ने इजराइल के खिलाफ हथियार उठाने का फैसला किया है। उनका कहना है कि मेरी ज़िंदगी आसान होती, लेकिन उसकी मौत ने मुझे बहुत मुतासिर किया है। अबू अल एज अब जेनिन ब्रिगेड का मेंबर है, जो इजरायली चौकियों पर हमले करता है और इजरायली फौजी छापेमारी के दौरान हथियारों के साथ टकराव में शामिल होता है। उनका कहना है कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे इजराइल हमें हथियारबंद रेजिस्टेंस के अलावा कोई ऑप्शन छोड़ेगा। ये जज्बा जेनिन में साफ है, जो फिलिस्तीनी जद्दोजहद का सिंबल बन चुका है। जेनिन रेफ्यूजी कैंप तंग गलियों और शहीदों की तस्वीरों वाले बैनरों से सजी जर्जर इमारतों का एक झुंड है। इटालियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्जीनिया पिएट्रो मार्शी ने कहा है कि इजराइल इसे उस तरह नहीं देखता जिस तरह अबू अल एज देखता है। पिछले हफ्ते इजरायली सरकार ने कहा था कि वो दहशतगर्दों का सफाया करना चाहती है। इसी वजह से उसने दहाइयों में कैंप पर अपना सबसे बड़ा फौजी हमला किया है। 3 और 4 जुलाई को होने वाली कार्रवाई में 3 बच्चों समेत 12 फिलिस्तीनी मारे गए थे। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने ज़मीनी और हवाई ऑपरेशन को कामयाब बताते हुए कहा है कि और भी ऑपरेशन होने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जेनिन रेफ्यूजी कैंप में रहने वालों के लिए 48 घंटे का हमला एक और दर्दनाक तजुर्बा था। उन्होंने बताया है कि कैसे इजरायली फौजियों ने उनके घरों के अंदर से सुरंग बनाने और रेजिस्टेंस ग्रुप्स के लड़ाकों से अपनी सरगर्मियों को छुपाने के लिए उनके घरों की दीवारों को गिराते वक्त उन पर बंदूकें तान दी। कुछ लोगों को घंटों तक हथकड़ी पहनाई गई, क्योंकि इजरायली फौजियों ने उनके घरों को हमलों के लिए अड्डे के तौर पर इस्तेमाल किया। जेनिन में रहने वाली खातून मनसा अल खबीर ने कहा है कि उनकी 7 साल की बेटी मिला तब से कांप रही है। वो बिल्कुल भी नहीं खा रही है और खिड़की की तरफ देखती रहती है कि कहीं स्नाइपर्स यानी निशानेबाज तो नहीं है। वो पूछती रहती है कि क्या वे वापस आने वाले हैं। अल जजीरा की रिपोर्ट में कहा गया है कि हालिया इजरायली फौजी ऑपरेशन के दौरान बच्चों को भी गिरफ्तार करके पीटा गया है। सेव द चिल्ड्रन नाम की ऑर्गेनाइजेशन की इस हफ्ते जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इजरायली फौज के जरिए 1000 फिलिस्तीनी बच्चों को गिरफ्तार किया जाता है। ज़्यादातर गिरफ्तारियां पत्थर फेंकने के इल्ज़ाम में होती हैं, जिसके लिए उन्हें 20 साल तक जेल हो सकती है। उनमें से 86% को किसी न किसी मौके पर पीटा जाता है और 69% की कपड़े उतारकर तलाशी ली जाती है। इनमें से आधे लोग गिरफ्तार किए जाने पर जख्मी हो जाते हैं, जिनमें बंदूक की गोली के जख्म और टूटी हुई हड्डियां शामिल हैं। कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाके में सेव द चिल्ड्रन के डायरेक्टर जेसन ली ने कहा है कि फौजी अदालतों में बाकायदा मुकदमे का सामना करने वाले वे दुनिया के अकेले बच्चे हैं। उनके मुताबिक बच्चों को पीटने और कपड़े उतारने और उनके साथ जानवरों जैसा बर्ताव करने या उनका मुस्तकबिल छीनने की कोई वजह नहीं है। मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट्स और टीचर्स का कहना है कि नाउम्मीद नौजवानों को ये एहसास दिलाना अहम है कि वे एक इंसान के तौर पर कौन हैं, उनमें उम्मीद जगाएं और धीरे धीरे उन्हें नाउम्मीदी से दूर ले जाएं। मुस्तफ़ा शेता फ्रीडम थिएटर के डायरेक्टर हैं, जो जेनिन रेफ्यूजी कैंप में फ़िलिस्तीनी नौजवानों को मजबूत बनाने के लिए आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और कब्ज़े के तहत रोज़मर्रा की ज़िंदगी की सख्ती से निपटने के तरीक़े सिखाते हुए क्रिएटिव एक्सप्रेशन को एनकरेज करते हैं। उनका कहना है कि हम उन्हें मैं कौन हूं और मैं क्या फ़ायदा हासिल कर सकता हूं पर गौर करने के लिए ध्यान फोकस कराते हैं।
क्योंकि शहीद होने का फैसला इस बात पर डिपेंड करता है कि वे अपनी ज़िंदगी को कितनी कम अहमियत देते हैं। टीचर्स का कहना है कि अक्सर बच्चों को क्लास के बाहर बिजी रखना और उनके आसपास होने वाली वायलेंस से दूर रखना बहुत बड़ा चैलेंज होता है। फ़िलिस्तीनी रेफ्यूजीज़ के लिए यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए चलाए जाने वाले एक स्कूल के टीचर उहमूद अहमद ने कहा कि हम उन्हें मुस्तकबिल के बारे में, माँ, डॉक्टर, इंजीनियर होने के बारे में बताने की कोशिश करते हैं ताकि उन्हें समझाया जा सके कि उनका समाज में क्या रोल हो सकता है, लेकिन फिर भी हकीकत अक्सर सामने आ जाती है। इटालियन जर्नलिस्ट ने लिखा है कि यूनाइटेड नेशंस के ज़रिए चलाए जाने वाले स्कूलों में से एक की पहली मंजिल पर एक क्लास में लड़कियों का एक ग्रुप एक खाली डेस्क के आसपास इकट्ठा होता है जिस पर लाल गुलाब रखा है। गुलाब के बगल में उनके साथ पढ़ने वालों में से एक सादिल की तस्वीर है जिसे ताज़ा हमले से 2 हफ्ते पहले एक इजरायली निशानेबाज ने गोली मार दी थी। सादिल की बगल वाली डेस्क पर बैठी 15 साल की सलमा फिराज ने पूछा कि मैं कैसे सोच सकती हूँ कि 10 वर्षों में मैं क्या बनूंगी जब मुझे यकीन नहीं है कि मैं कल उठूंगी। विकिपीडिया के मुताबिक जेनिन रेफ्यूजी कैंप का क़याम 1953 में उन फ़िलिस्तीनियों को रखने के लिए किया गया था जो 1948 की फ़िलिस्तीन जंग के दौरान और उसके बाद इजरायली फ़ौजों के ज़रिए बेघर किए गए थे। तब से ये कैंप फ़िलिस्तीनी लड़ाकों का गढ़ बना हुआ है और फ़िलिस्तीनी इसे शहीदों की राजधानी और इजराइल इसे हॉर्नेट्स नेस्ट यानी दुश्मनों का घोंसला कहता है। आपको बता दूं कि ये कैंप इजरायली फ़िलिस्तीनी टकराव से मुताल्लिक़ कई वाक़यात का मरकज़ रहा है, ख़ास तौर से 2002 में जेनिन की लड़ाई और 2022 में अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल की जर्नलिस्ट शीरीं अबू अक्ले का कत्ल। जेनिन रेफ्यूजी कैंप इजरायली फोर्सेस और फ़िलिस्तीनियों के बीच लगातार झड़पों का मरकज़ बना हुआ है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस ग्रुप्स हमास, जिहाद इस्लामी, जेनिन ब्रिगेड और लॉयंस डेन जैसे ग्रुप्स के लड़ाके यहाँ मौजूद हैं और अब उन्होंने वहीं पर ख़तरनाक हथियार भी बनाने शुरू कर दिए हैं, जिसकी वजह से इजराइल इस कैंप के खिलाफ बार बार हमले कर रहा है। आखिर में आपको बता दूं कि इटालियन फ्रीलांस जर्नलिस्ट वर्जीनिया पिएट्रो मार्शी ने लंदन यूनिवर्सिटी से ईरानियन स्टडीज़ में एमए किया है और उन्होंने बहुत सफ़र किया है और ईरान में भी रही हैं। उन्होंने हाल ही में सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से इंटरनेशनल जर्नलिज्म में डिग्री हासिल की है और इस वक्त वो इटालियन नेशनल अखबार ला स्टैम्पा के साथ काम कर रही हैं, जो ज़्यादातर ईरानी मामलों के बारे में लिखती हैं। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि फ़िलिस्तीनी किस ज़हनी हालत से गुजर रहे हैं। वो हर वक्त इजराइल के ख़िलाफ़ लड़ते हुए शहादत के लिए तैयार हैं। ऐसे में जबकि अरब और मुस्लिम मुल्क एक तरफ फ़िलिस्तीन की तरफदारी का दावा करते हैं और साथ ही इजराइल से दोस्ती करते नज़र आते हैं, तो इन फ़िलिस्तीनियों में उन हुकूमतों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती है। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों से यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और बहरीन ने इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल किए थे, जिसके बाद सूडान और मोरक्को ने भी इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल कर लिए थे। अब अमेरिका की कोशिश है कि किसी तरह से सऊदी अरब और इजराइल के बीच भी ताल्लुकात नॉर्मल हो जाएं, लेकिन अब ईरान और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती से ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि शायद अब सऊदी अरब इजराइल से ताल्लुकात नॉर्मल करने में जल्दी नहीं करेगा। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नज़र बनाए हुए है। जैसे जैसे हालात होंगे हम आपको बाखबर रखने की कोशिशें जारी रखेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।